नमस्कार दोस्तों, विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने संपूर्ण भारत के इतिहास की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने आपको जानकारी दे दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता और उसकी संस्कृति के बारे में जानेंगे। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये वाला भाग बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो सवाल पूछे जाते हैं वो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से ही पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के भाग को हम 2 से 3 पार्ट में देखेंगे। वैदिक सभ्यता के काल में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे परिवर्तन हुए और बहुत सारी रचनाएं भी हुई। इन सभी चीज़ों से अधिकतर सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को हम 2 से 3 पार्ट में आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता, इसका जन्म कैसे हुआ। वैदिक संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ, जो अपनी पूर्ववर्ती सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। इस संस्कृति के संस्थापक आर्य माने जाते हैं। आर्य शब्द का जो अर्थ माना गया है वो श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या उत्कृष्ट से माना गया है। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है, जिसमें पहला है ऋग्वैदिक काल। इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का माना गया है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में देखेंगे। आर्य शब्द भाषाई समूह का एक व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत मानी गई थी। संस्कृत भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय इस भाषा का परिवार का हिस्सा माना जाता है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एवं सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, यूरोपीय भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। इन्हें एक भाषा का परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से भी और हमारी जानकारी के लिए भी। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जो सर्वाधिक स्वीकृत मत है। सभी ने इसी को स्वीकृत किया है। भारत आगमन के क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया और ईरान पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंदी यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें आर्य शब्द का अर्थ 36 बार लिया गया है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्था से मिलती है, जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। मतलब जो ऋग्वेद में जो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दी जाती है या पढ़ने में आती है, वो अवेस्था ग्रंथ से ली गई है, जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे और यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र था। इराक में मिले लगभग 600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व के मितनी अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है, जिससे पश्चिम एशिया में आर्य भाषाई की उत्पत्ति का पता चलता है। भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण अश्वचलित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण तथा कवच ये माने जाते हैं। आर्य संभवतः विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग करते थे, जिसे पुर कहा जाता है। आर्यों को दस्यु मतलब भारत के मूल निवासी कहा जाता है एवं दासो आर्यों की पूर्व शाखा से संघर्ष करना पड़ा था। दस्यु को अंसा मतलब चपटी नाक वाला कहा जाता था। आर्यों के मूल स्थान संबंधी कुछ मत माने गए थे, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए थे। इनमें थे प्रोफेसर मैक्स मूलर, जिन्होंने मध्य एशिया से इनका मूल निवास माना था। दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने उत्तर ध्रुव से माना था, जो कि आर्कटिक प्रदेश में माना जाता है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सिंधु प्रदेश से आर्यों का मूल निवास माना था। इसके बाद अगले हैं प्रोफेसर पेनका। इन्होंने जर्मनी के मैदानी भाग को आर्यों का मूल निवास बताया है। इसके बाद अगले हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास तिब्बत को बताया है। अगले हैं गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिण रूस इसे आर्यों का मूल निवास बताया है। इसके अलावा भी कुछ विद्वान थे, जैसे कि मेयर कील, ओर्डनवर्ग, इन्होंने पामीर के पठार से आर्यों के मूल निवास का जोड़ा है। प्रोफेसर एल.डी. कल्क ने इसे कश्मीर तथा हिमालय देश से जुड़ा हुआ बताया है। उनका मत था कि ये हिमालय तथा कश्मीरी क्षेत्र के मूल निवासी थे।
ऋग्वेदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वेदिक साहित्य में कबीले को जन कहा जाता है। ऋग्वेदिक जो साहित्य था उसमें जो कबीला का नाम दिया गया था वो जन से संबोधित किया जाता था। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था जो शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे जिसका प्रधान ग्रामीणी होता था। कई ग्राम मिलकर विश होता था जिसका प्रधान विशपति होता था, तथा कई विश मिलकर जन का निर्माण होता था जिसका प्रधान राजा होता था। तो इस प्रकार की एक वहां पे व्यवस्था चलती थी। ऋग्वेदिक काल के भौगोलिक प्रसार की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में उल्लेखित पर्वत, मरुस्थल तथा पंजाब की 7 नदियां जिसमें सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब ये शामिल है। इनके आधार पर इनके निवास क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता है। तो जो सप्त सिंधु नाम रखा गया था वो 7 नदियों के नाम पे रखा गया था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियां जैसे कुंभा, कृम्भी, गोमती और सुवास्तु इनका भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग था। आर्यों ने सतलज से यमुना के बीच के प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मावत रखा था। गंगा यमुना के दोआब उसके नजदीक के क्षेत्र पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मशी देश रखा। हिमालय एवं विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर उसे क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश रखा। अंत में समूचे उत्तर भारत पर कब्जा कर इस क्षेत्र का नाम आर्यव्रत रखा गया। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का उल्लेख है जो अफगानिस्तान से लेकर पूरब में यमुना नदी तक फैली है। ऋग्वेदिक आर्य अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के एक भाग, कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे। वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण और कृषि उनका गौण व्यवसाय माना गया था। सिंधु नदी की ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा की गई है। सिंधु नदी को हिरण्य, सुवासा और उर्पावर्ती भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ पवित्र नदी से माना जाता है ये कहा गया है, तथा इसके प्रवाह के क्षेत्र को देवकृत कहा गया है। यह अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। इसकी जगह घग्गर नदी बहती है। ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार और यमुना की चर्चा 3 बार की गई है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा विष का उल्लेख 170 बार किया गया है। सभा, समिति एवं विदत ये राजनीतिक संस्थाएं थी। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक हुआ करता था। जैसे कि हमने सिंधु सभ्यता में देखे कि वहां पे जो परिवार हुआ करता था वो मातृसत्तात्मक हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे वैदिक संस्कृति जैसे आई तो यहाँ पे संस्कृति और धर्म में भी परिवर्तन हुआ। पहले मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था और वैदिक संस्कृति आने के बाद पितृसत्तात्मक संसार शुरू हुआ। समाज में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। तो ये चारों चीजों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल जिसके पुरुष सूक्त से मिलता है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था तथा यव जिसे हम जो कहते हैं ये उनका मुख्य खाद्य पदार्थ हुआ करता था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह जिसे नियोग प्रथा या पुनर्विवाह का प्रचलन कहा जाता है ये प्रारंभ था। लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं था। ऋग्वेदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका एक प्राचीन नाम हुआ करता है और एक आधुनिक नाम। एग्जाम में इससे संबंधित सवाल ये पूछा जाता है कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो इसके संबंध में हम कुछ नदियां हैं जिसके हम प्राचीन तथा आधुनिक नाम दोनों आपको बताएंगे। जिसमें पहला है कुंभू। कुंभू प्राचीन नाम था जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। दूसरा है सुवास्तु जिसे स्वात ये भी अफगानिस्तान की है। तीसरा है कुंभा जो कि काबुल में बहती है, ये भी अफगानिस्तान का हिस्सा है। और चौथा है गोमती जिसका आधुनिक नाम गोमल है। ये चारों नदियां अफगानिस्तान की है। भारत में जो नदियां हैं उनमें थी वितस्ता जिसे हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं, इसका आधुनिक नाम झेलम है और प्राचीन नाम विरस्ता था। अगली है परुषणी जिसका आधुनिक नाम रावी है। रावी नदी को ही परुषणी नाम से जाना जाता था। अगला प्राचीन नाम है विपाशा जिसे हम आज के समय व्यास नदी से जानते हैं। तो व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वो था विपाशा। उसके बाद आता है द्रशद्वंती जिसे हम आज के समय में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं जो राजस्थान में स्थित है।
अगला प्राचीन नाम है अस्किनी, जिसे हम आज के समय में चिनाव के नाम से जानते हैं। तो चिनाव नदी का जो प्राचीन नाम था वो था अस्किनी। अगली आधुनिक नदी है सतलज, जिसे हम प्राचीन नाम शतुद्री के नाम से जानते हैं। शतुद्री प्राचीन नाम है और सतलज आज का आधुनिक नाम है। अगला जो नाम आता है वो आता है गंडक नदी, जिसका गंडक नदी आधुनिक नाम से जाना जाता है और इसी का प्राचीन नाम था सदा नीरा। तो सदा नीरा प्राचीन नाम है। तो ये ऋग्वैदिक कालीन की कुछ नदियां थी जिन्हें प्राचीन तथा आधुनिक नाम उनके बदल गए हैं। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है जो जलराशि का रूप है। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी चोटी मुंजवत का उल्लेख किया गया है जो सोम के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में केवल एक क्षेत्र गांधारी की चर्चा है। ऋग्वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में चित्रित दूसर, मृतभांड तथा भगवानपुरा जो हरियाणा में स्थित है से प्राप्त 13 कमरों वाला मकान प्रमुख है। तो ऋग्वेद से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसमें चित्रित दूसर वाला मृतभांड तथा भगवानपुरा जो हरियाणा में स्थित है यहाँ से 13 कमरों वाला एक मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त है। इसके अलावा कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ये शब्द हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे कि इंद्र का उपयोग 250 बार किया गया था, अग्नि का 200 बार, वरुण का 30 बार, जन का 275 बार, विष का प्रयोग 171 बार किया गया, पिता शब्द का प्रयोग 335 बार, माता शब्द का 234 बार, वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 23 बार किया गया है, ग्राम का प्रयोग 13 बार, ब्राह्मण का प्रयोग 15 बार, क्षत्रिय का प्रयोग 9 बार, वैश्य और पृथ्वी का प्रयोग 1-1 बार किया गया है, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, गंगा, राजा और शूद्र का 1-1 बार, यमुना का 3 बार, सोम देवता का 144 बार, विष्णु का 100 बार और राष्ट्र शब्द का प्रयोग 10 बार किया गया है। तो ये थी वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगले वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल की जीवन शैली के बारे में देखेंगे, वहां का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे, धार्मिक स्थिति देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो सही समय पर मिलते जाएं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में। थैंक यू।